तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी। आज हम गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ी। हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था गुप्तकाल के शासक, उनके बारे में बताया था, उनकी उपलब्धियां बताई थी। आज हम आपको उनके प्रशासन के बारे में बताते हैं, किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, किस प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी, किस प्रकार वे राजस्व अर्जित करते थे, टैक्स किस प्रकार थे, किस प्रकार के मंदिर शैली थी, इन सब के बारे में आज सबसे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे। पहला है गुप्तकालीन प्रशासन में राजा। अब राजा गुप्ता डायनेस्टी में सर्वोच्च पद था, राजा से बड़ा कोई भी पद नहीं था। समय समय पर इनको उपाधियां दी गई, जैसे कि आपको पता है राजाधिराज की उपाधि दी गई थी, राजाधिराज, विक्रमादित्य, आदि प्रकार की उपाधियां राजा को दी गई थी। राजा अपनी पूरे राज्य का सर्वोच्च पद था और राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह न्यायपूर्वक शासन करे, न्यायपूर्वक शासन करे, साथ ही न्याय के साथ धर्म पूर्वक शासन करे। ठीक है, सबसे बड़ा पद कौन सा था? राजा। उसके बाद उसकी मंत्री परिषद। जैसे कि वर्तमान समय में देखें तो सबसे बड़ा पद कौन सा है? ऐसा अपन भारत को माने तो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, औपचारिक रूप से। ठीक है, पर सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में रहती है? प्रधानमंत्री के हाथ। अब प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा कि उनकी मंत्री परिषद में कौन कौन रहेगा, मंत्री परिषद में कौन कौन रहेगा। इसी प्रकार मंत्री परिषद इन्होंने बना रखी थी, कई विभाग बांटे हुए थे। न्याय व्यवस्था के लिए अलग विभाग बना रखा था, सैन्य व्यवस्था के लिए अलग था, राजस्व के लिए अलग था, एक विभाग था गुप्तचर विभाग। कहने का तात्पर्य है कि हर विभाग के लिए हर विभाग बना रखा था। नहीं, अब व्यापारिक विभाग बना रखा था, व्यापार के लिए, टैक्स कलेक्ट के लिए टैक्स डिपार्टमेंट बना रखा था। तो ये सब बना रखे थे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में भी लेके कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए महिला विकास आयोग बना रखा है, ST SC के लिए आयोग बना रखा है, OBC आयोग बना रखा है। तो हर प्रकार के विभाग बना रखे थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इनको मिटाता हूँ, एक मिटाता हूँ। तो पहला विभाग था सैन्य विभाग। किसी भी राज्य के लिए सबसे पहली नीड क्या होती है? अपनी सीमाओं की रक्षा करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, अपना राज्य उसकी रक्षा करना, सीमाओं की सबसे पहली नेसेसरी जरूरत है सैन्य विभाग की।
कि अपनी बाउंड्री है अपनी, जैसे कि वर्तमान समय देंगे भारत देश है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी क्या है कि अपन की जो सीमा है उनकी रक्षा करे, कोई बाहरी दुश्मन भारत पर आक्रमण नहीं कर दे। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले क्या है, सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैन्य विभाग बना रखा है। अब सैन्य विभाग तीन टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला, हमको किसी पर आक्रमण करना है, पर आक्रमण के लिए किस कहते हैं, आर्मी। अपन को ठीक है। अब एक होती है आर्मी की, जैसे सीमा सुरक्षा बल है ना अपन की, उसी टाइप पे थी सीमा सुरक्षा बल, सुरक्षा बल। और तीसरी थी आंतरिक सुरक्षा बल, आंतरिक सुरक्षा बल। तो ये तीन विभाग बना रखे थे। आप इसका क्या काम था, अपन को किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उनकी जमीन को अपने अंडर लेना है, यानी उस पर अपना शासन स्थापित करना है। ठीक है। अब इसकी सेना में ये तीन तो विभाग थे, अब इनमें डिवाइड कर रखा था भाई, ये चार भागों में बांट रखे थे। सबसे पहले अश्वारोही, वो सॉरी रथारोही, रथारोही। उसके बाद हाथी, फिर अश्वारोही, और फिर पैदल। ये चार भागों में विभाजित कर रखे। अब एक आता है कि इनमें पता है सर्वोच्च पद क्या क्या कहलाता था, भंडार डीके, भंडार डीके कहलाता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्तकालीन शासन में या प्रशासन में सबसे बड़ा, सेना का सबसे बड़ा पद कौन सा था, भंडार डीके, भंडार डीके। ये हो गया आपका सैन्य विभाग। अगला विभाग पे चलते हैं। सैन्य विभाग के बाद आता है आपके लिए न्याय विभाग। न्याय विभाग एक समान मौर्यकालीन प्रशासन की तरह, मौर्यकालीन प्रशासन में की तरह थी गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था। चार ने डिवाइड कर रखे थे कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा मिलेगी, क्षत्रिय को उससे कम, वैश्य को उससे कम, और सबसे कम शूद्र को। सब अगर मान लो किसी इन चारों में से किसी ने हत्या कर दी, किसी दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी, तो ब्राह्मण को 20 साल की सजा मिलेगी, क्षत्रिय के लिए 15, वैश्य के लिए 10, और शूद्र के लिए 5। अब ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि ब्राह्मण सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है, तो उसे पता है कि ये गलत है, तो गलत होते हुए भी वह उसी कार्य को कर रहा है, गलत होते हुए भी उसी कार्य को कर रहा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। क्षत्रिय उससे कम होता है तो उसके लिए 15, फिर वैश्य 10, शूद्र 5। इस प्रकार की न्याय विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग। अब राजस्व विभाग। राजस्व विभाग विभाग इसका काम क्या होता था, टैक्स कलेक्शन, व्यापार पर निगरानी रखना, किस प्रकार का व्यापार चल रहा है, कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आकर, कोई समुदाय आकर बाजार में कोई वस्तु को महंगे दाम पर तो नहीं बेच रहा है। ये सब किसके निगरानी में आता था, राजस्व विभाग के। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या था, टैक्स कलेक्शन। क्या था सबसे महत्वपूर्ण कार्य, टैक्स कलेक्शन, यानी टैक्स का कलेक्शन करना। ठीक है। अब आपके लिए ये तो मैंने बता दिया टैक्स कलेक्शन था। अब
जैसे कि किसी व्यक्ति ने भूमि पर एक हेक्टेयर में चावल बोए, तो उसमें हुए 50। तो ये इसका केवल 8% रखेगा, 8% टैक्स फसल पे था। अब कोई आभूषण उन पर लगा रखा था, आभूषण क्रय करेंगे ना, तो उसपे 30%। तो कहने का मतलब है कि हर वस्तु के लिए खाद्य पदार्थों पे कम, फिर ज्वेलरी या रथ बनवाना, पहिए, बुग्गी, बैलगाड़ी, इन पर उससे अधिक, आभूषणों पर उससे अधिक, और हथियार रखने पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। ये हो गया आपका राजस्व विभाग। अब इसके बाद आते हैं अगले विभाग पर। तो अगला विभाग क्या है? ये विभाग से ज्यादा मतलब अब आएंगे जैसे कि मंदिर, शिल्पकारी, कई प्रकार के मंदिर इसी समय बनने थे। जैसे कि महाबलीपुरम का मंदिर है ना, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का मंदिर, तंजौर का मंदिर, वो गुप्ता डायनेस्टी में बने थे। मंदिर शिल्पकारी में नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब गुप्तकालीन डायनेस्टी में बने। अब मंदिर बने। अब मंदिर किस टाइप के बनाए जाते थे कि ये हो गया मंदिर। अब इसके आगे बनाया जाता था बड़ा चबूतरा बैठने के लिए, कि यहाँ पर सत्संग, कथाएं आदि को सुना जा सकता। मंदिरों में ये मंदिर बन गया। मंदिर प्रांगण, इसको कहते थे मंदिर प्रांगण, बस प्रांगण तो अंदर है। ये चबूतरा, जिस पर आप कोई भी उस समय का कथा, कहानी, सत्संग आदि को सुन सकते। ठीक है, ये हो गए मंदिरों के बारे में। मंदिर की तो मंदिर शैली कहती थी सबसे आगे, ये मंदिर बन गए। तो अब इसको कह सकते हैं कि मिश्रित शैली थी, मिश्रित, इसको कहते हैं बेसर शैली, बेसर। टोपी नुमा भी मिले, कहीं पर मिले, इस टाइप के मंदिर, इसको कहते हैं एक द्रविड़ शैली में मिले। द्रविड़ का मतलब क्या है? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की शैली के मंदिर। तो मिश्रित प्रकार के मंदिरों की यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड थी। अब भाई धार्मिक में समझ लो, धार्मिक में मैं यहाँ पे बुद्ध स्तूप भी मिले, स्तूप, जैसे कि सुल्तानगंज का, सुल्तानगंज हुआ, और कौन सा है, सुल्तानगंज में मिला है, मूर्ति मिली है ना इनकी, भगवान बुद्ध की, बुद्ध की, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज, मथुरा, सारनाथ, ये सब मिली। अब उस समय की प्रशासन क्या था कि वहाँ सब कोई भी धर्म के लोग रह सकते थे, मेन मिलजुल कर रह सकते थे। वहाँ ये पाबंदी नहीं थी कि इस धर्म को ज्यादा मानो, नहीं थी, सब मिलजुल कर रहा। और गुप्त डायनेस्टी के जो भी राजा हुए ना, वे सब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म, धर्म कह लो इसको, या वैष्णव समुदाय का अनुयायी थे, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते थे। शैव के भी मिले। तो ये सब वो गुप्ता डायनेस्टी में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम आपके लिए, मतलब इसमें एक टॉपिक था कि टेक्नोलॉजी और मेडिसिन, प्रौद्योगिकी
एक बात आप समझ लीजिए कि भारत के ज्यादातर विद्वान, चिकित्सक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, दार्शनिक, लेखक, कवि, ये सब गुप्ता डायनेस्टी में हुए। गुप्ता गुप्त वंश में हुए। चाहे आप भास्कर को ले लीजिए, भास्कर प्रथम, द्वितीय को ले लीजिए, आर्यभट्ट को ले लो, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, एक वेद आते हैं सुश्रुत, सुश्रुत जिन्होंने 120 शैल्य यंत्रों की खोज की या बनाए। किसने? सुश्रुत। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है ना, सुश्रुत संहिता। ठीक है, भास्कर प्रथम। अब ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त संहिता लिखी थी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी। ये सब कौन थे? गणितज्ञ। भाई ब्रह्मगुप्त ने आपको वो बताया ना, जया और कौश जया के बारे में। जया व कौश जया, साइन व कोसाइन, ये सब सिर्फ और सिर्फ भारत की देन थी। इसलिए तो इसे अपन गोल्डन एरा कहता है। भाई गोल्डन एरा कहा जाता है भारत का। चाहे भारत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से हमेशा सॉरी गुप्ता काल में सबसे अग्रणी रहा। जहां संपूर्ण विश्व अगर 100 रुपये कमाता है ना, 100 रुपये, अगर 100 विश्व की सभी कैपिटल 100 रुपये मान ली जाए, तो उसमें से 30 तो अकेला, और अकेला सिर्फ भारत ही देता था। समझ रहे हो? 30 केवल और केवल भारत देता, बाकी 70 एक दुनिया एक तरफ। अब कहते हैं ना कि आज के समय में जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, तो उनसे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कौन था उस टाइम? भारत। भारत की लोगों की एक कमी थी कि वो किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे। अब भारत पे भाई देखो, आप इस चीज समझो कि किसी भी देश पर आक्रमण क्यों होगा? या तो उसके पास बहुत कुछ हो। भाई भारत के पास पूरे विश्व का 30% धन था, तो इस पर आक्रमण क्यों नहीं होंगे? और उस टाइम यूरोप हुआ, अरब भी मान सके, अरब, ये सब क्या थे? मतलब इनकी दयनीय स्थिति थी। भाई उस टाइम 30% भारत पे थे। चाइना भी खूब डेवलप था, इधर को मिस्र इजिप्ट भी सही थे, इराक भी सही थे, पर भारत क्या था? सेंटर ऑफ अर्थ था, एज ए इकोनॉमिक बेसिस। तो भारत पर आक्रमण हुए। ये सब कहानी मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में कि किस प्रकार भारत पर कासिम ने आक्रमण किया। उसके बाद महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद भाई सलीम डायनेस्टी आई, बलबन, खिलजी, तुगलक, इन सब के बारे में, सल्तनत के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद अंग्रेजों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार भारत पर आधिपत्य जमाया, क्या कमी थी हमारी, उन सब के बारे में से अगली वीडियो में डिस्कस किया जाए। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि गुप्ता डायनेस्टी प्रशासन के बारे में, गुप्त वंश प्रशासन के बारे में आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगे ये वीडियो। जय श्री कृष्ण।